आज फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है, जैसा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो 1947 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? फ्रीडम थी 15 अगस्त 1947 को। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो था 1947 से पहले, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब उससे जस्ट पहले इंडियन इकोनॉमी किस सिचुएशन में थी। अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडियन इकोनॉमी किस तरह से ग्रो अप हुई। तो 1950 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, तो वहां से इंडियन इकोनॉमी की जर्नी स्टार्ट हुई और स्टार्ट होते होते 1990 तक इंडियन इकोनॉमी, यानी कि ये जो यहाँ के 43 इयर्स हैं, इसमें इंडियन इकोनॉमी ने जिस तरह की अपना ग्रोथ की वो उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी और इसीलिए 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आई। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी को, जो इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं अभी एट प्रेजेंट इन योर सिलेबस, एक हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, फिर ये 43 इयर्स की जर्नी हम पढ़ते हैं, फिर 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या आया, और फिर हम करंट चैलेंजेस पढ़ते हैं कि एट प्रेजेंट हमने क्या सोचा था और हमने क्या अचीव किया और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ये हमारा पूरा इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस में आता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये वाला ट्रैवल करेंगे कि इस ट्रैवल को हमने कैसे निकाला। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि जब फ्रीडम मिली तो फ्रीडम के समय पे हमें ब्रिटिशर्स ने लिया हुआ था, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी थी। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी में ये सोचना कि हम सोशलिस्ट पैटर्न ले लेंगे इकोनॉमी का, सोशलिस्ट पैटर्न मतलब जो पूरा का पूरा सोशल, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, वो गवर्न करे, तो वो भी थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी थी। कैपिटलिस्टिक हम कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो कैपिटलिस्टिक फॉर्म तो हम रख नहीं सकते थे। तो उस समय जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी सुपरविजन में और जो हमारे उस समय का मिनिस्टर कैबिनेट था, इन सब की सुपरविजन में ये हुआ कि सोशलिस्ट के बेनिफिट्स एंड कैपिटलिस्ट के बेनिफिट्स मिलाकर हम एक इकोनॉमी बनाएंगे जो कि होगी मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब कुछ पोर्शन पब्लिक सेक्टर के लिए रहेगा और कुछ पोर्शन प्राइवेट के लिए रहेगा, यानी कि कुछ पोर्शन में प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू डिसीजंस होंगे जो कि कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी में होते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर की इकोनॉमी है उसके डिसीजंस इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू होते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हो रहे हैं क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि एक सेगमेंट होगा जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा, एक सेगमेंट होगा जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करेगा, जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती रहे, ऐसा ना हो कि इकोनॉमी की ग्रोथ ना हो। तो इस तरह से हमारा सोशलिस्ट पैटर्न आ गया। ठीक है, सोशलिस्ट पैटर्न आ गया। अब तीनों इकोनॉमी, मार्केट फोर्सेस वाली इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इनके बीच में भी ये डिसीजन हो गया कि चलो जी अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी को करेंगे। अब मिक्स्ड इकोनॉमी करेंगे तो इसके लिए ये आया कि हमें जो पब्लिक सेक्टर गवर्न करेगा उसके लिए कुछ तो प्लान भी बनाने पड़ेंगे। तो जो प्लान बनाने पड़ेंगे उसके लिए 1950 में जहाँ पे हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, इसमें एक प्लानिंग कमीशन, अब ये प्लानिंग कमीशन काम नहीं कर रहा। ये प्लानिंग कमीशन को अब जब से हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। बट 1950 में प्लानिंग कमीशन आया जिसमें जो 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे, उन्होंने कहा 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे, और ये 5 ईयर प्लान्स हमारे तब से ये एरा स्टार्ट हो गया। इसके चेयरपर्सन जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे। आज भी नीति आयोग के भी जो चेयरपर्सन है वो जो भी होंगे वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, जो भी उस समय के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अभी 26 जनवरी बना के ही चुके हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा लागू हो गया था। ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए हमने इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में, ये सारे ईयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में आते हैं।
ठीक है। तो 1948 में हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसे हम आईपीआर कहते हैं, आईपीआर 1948 में आया। तो 3 ईयर्स हमारे लिए अभी तक हमने पढ़े। 1947 एक ये ईयर रहा, 1948 रहा और एक 1950 रहा। ठीक है, यहाँ लिखते जाओ साथ साथ तो तुम्हारी एक टाइमलाइन बनती चली जाएगी। 1948, 1950। ठीक है। अब 5 ईयर प्लान्स की जब हम बात कर रहे हैं तो 5 ईयर प्लान्स में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव थे, वैसे तो हर प्लान के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स रहे कि भाई इस 5 ईयर प्लान के ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, इस 5 ईयर प्लान के ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो हमारे एक तो है 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स के अलावा एक हमारे होते हैं पर्सपेक्टिव प्लान्स। एज सच इनका कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है, जैसे 5 ईयर प्लान्स का एक फिक्स्ड ड्यूरेशन है, इनका कोई ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जनरली 20 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लान। तो हमारे जो 5 ईयर प्लान्स होंगे वो 5 ईयर प्लान्स हमारे पर्सपेक्टिव प्लान्स के बेसिस पे बनाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि 5 ईयर प्लान्स की गाइडलाइंस तैयार करके फिर हम अपने पर्सपेक्टिव प्लान्स बनाएंगे। ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि पर्सपेक्टिव प्लान्स क्या है तो लॉन्ग टर्म है, और 5 ईयर प्लान्स क्या है, शॉर्ट टर्म है। जनरली कॉमर्स के बच्चे शॉर्ट टर्म को लेस देन 1 ईयर लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स करने से पहले, जो हमारे गोल्स थे प्लान के, उनको करने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि हमने बेसिस जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बने हैं, हमारा जो प्लानिंग कमीशन बना है, उसके बेसिस कौन थे, हमने किससे बोरो किया है। ये कॉन्सेप्ट हमने सोवियत यूनियन से बोरो किया है। सोवियत यूनियन को ऐसा बोला जाता है कि सोवियत यूनियन जो कि द पायनियर ऑफ नेशनल प्लानिंग। तो सोवियत यूनियन, उस समय की सोवियत यूनियन, उससे हमने प्लान को किया और हमने उनके बेसिस पे अपने प्लान डॉक्यूमेंट्स बनाए। तो 2017 तक हमने प्लान डॉक्यूमेंट्स बनाए। ठीक है। और हमारे जो गोल्स थे वो क्या थे, एक फर्स्ट हमारा गोल था 5 ईयर प्लान्स का ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हम यहीं प्रोड्यूस करें, हमारा जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उसका स्टॉक हमारे पास ज़्यादा रहे, प्लस जो भी प्रोडक्शन के सपोर्टिंग सर्विसेज हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब में यानी कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड अगर समझो तो इन सब में इंक्रीज हो। तो किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है ये किस पे डिपेंड करेगा। किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है या नहीं होती है ये उसका जीडीपी बताता है। तो एक इंडिकेटर तो हो गया जीडीपी, एक हो गया पर कैपिटा इनकम पीसीआई। तो जीडीपी क्या होता है, ये नेशनल इनकम में हमने पढ़ा है। जीडीपी इज at market price, the market value of goods and services, final goods and services produced in the country during a fiscal year। ठीक है। तो जितनी हमारे यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज होंगी प्रोडक्शन, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी जितना अच्छा होगा किसी भी कंट्री का, इसका मतलब उस कंट्री की ग्रोथ अच्छी हो रही है। और जीडीपी हमारे 3 सेक्टर से निकल कर आता है, एग्रीकल्चरल प्राइमरी, फिर सर्विस सेक्टर है टर्शरी, एंड बीच में कौन सा मिस कर दिया, इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो इन तीनों के कंपोजिशन को मिला के कि पूरा जीडीपी में कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब हमारे ये तीनों सेक्टर किस तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए ग्रोथ हो गया। सेकेंड हमारे पास आता है मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे कपड़ों से मॉडर्नाइजेशन हो, हम लोग पूरा हाईटेक है, मतलब हम लोग पूरा टेक फ्रेंडली हैं तो हम मॉडर्न हैं। तो okay, this is also okay कि if you are adopting new technologies then you are modern, this is okay। but एक लेमैन मॉडर्नाइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन से कंपेयर करने लग जाता है। हम जैसे ही कहते हैं हम मॉडर्न हो गए, इसका मतलब हमने वेस्टर्न थॉट्स को ऑप्ट कर लिया।
जबकि ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न थॉट को ऑप्ट करना इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन इज टू बी अपडेट विद द टेक्नोलॉजी, टू बी एजुकेटेड, लिटरेट नहीं होना, एजुकेट होना है, प्लस सोशल आउटलुक में चेंज होना। अगर हम ये कहते हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, ये तो लड़कों का ही काम है, मतलब घर के बाहर के काम तो लड़के करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, तो ये आपका सोशल आउटलुक चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो लड़कियों को हम पढ़ाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमें तो उनकी शादी में भी खर्चा करना पड़ेगा, ये कौन सा कमा के हमको देंगे, लड़के कमा के हमें देंगे। तो ये आउटलुक चेंज करना है, ऐसा नहीं होता है। तो आपकी जो फीमेल्स हैं वो फीमेल्स भी बिल्कुल बराबर से काम कर रही हैं, ऐसा कुछ जेंडर बायसनेस नहीं है या कास्ट बायसनेस नहीं है। तो सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। In addition to adoption of new technology, we should change our social outlook, और उसके लिए steps लेना, recognize करना कि women should have the same rights as men, तो वो हमारे लिए modernization है। ठीक है, तो हमें कहते हैं कोई भी सोसाइटी, और हमारे यहाँ इंडिया में तो देखो चाहे इसको फॉलो अब कम करने लग गए हैं काफ़ी सालों से, सदियों से, लेकिन हमेशा क्या कहा जाता है कि औरत देवी का रूप होती है। ठीक है ना, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं है उस घर में कोई लक्ष्मी नहीं आती है। हमारे यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, इन्हीं सब की ज़्यादा वो होती है। तो बट हो क्या रहा है, वो सब हम रिलीजियस थॉट्स में ले गए हैं, एक्चुअल में नहीं लेकर आए। तो रिलीजियस थॉट्स में लाने के साथ साथ हमें अपनी लाइफ में भी उसे इनकलकेट करना ज़रूरी है, वो मॉडर्नाइजेशन है। फिर सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस के नाम से हमें पता लग जाता है कि सेल्फ रिलायंस क्या है। सेल्फ रिलायंस है खुद से, मतलब दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद के रिसोर्सेज। मतलब हम जो भी ग्रोथ ले रहे हैं, जो भी मॉडर्नाइजेशन ले रहे हैं, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन रिसोर्सेज। दिस इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। व्हाई इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन? कि इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, प्रोड्यूस इट इन ओन कंट्री। अपने यहाँ के रिसोर्सेज लोगों, उससे क्या होता है, अगर हम इम्पोर्टेड गुड्स पे इतना डिपेंड रहते हैं तो उस डिपेंडेंस की वजह से दूसरे लोग, फिर यही तो हुआ था, कम ब्रिटिशर्स ने राज में तो ऐसे ही किया था, बिजनेस करने ही तो आए थे। हमने उनके कल्चर को पसंद किया और कल्चर को पसंद करके हमने उनको ही ऑप्ट कर लिया और फिर वो हमारे सर पर तांडव करने लग गए। तो किसी को इतना ऊपर मत चढ़ाओ कि वो तांडव करने लग जाए। किसी की अच्छी चीज़ है उसे ऑप्ट करना इज गुड, बट अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। भाई आपके घर कोई आए तो आपको उसकी कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप उसे अप्रिशिएट भी करो और उसको बोलो भी, रिकॉग्नाइज भी कर दो, उसे अडॉप्ट भी कर लो। लेकिन इतना नहीं कि सामने वाले को ओह इनके घर में तो कुछ होता ही नहीं था, तो सब मैंने आके अच्छा किया, तो ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। तो अपने घर बैठ, ठीक है। तो हमारा जो सेल्फ रिलायंस है वो यही कहता है कि हमें अपने यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी खुद की कंट्री में, अपने यहाँ के रिसोर्सेज बेस्ट एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। दूसरा, क्योंकि हम अपने यहाँ अच्छे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे यहाँ के गुड्स हमें एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड गुड्स सस्ते भी पड़ेंगे और हमारे यहाँ की पॉलिसीज में फॉरेन इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। ओके, तो जब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो हमें सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी, इन दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या डिफरेंस रहता है दोनों में? सेल्फ रिलायंस ये कहता है कि यू मस्ट हैव एनफ रिसोर्सेज, किसी भी इकोनॉमी के पास एनफ रिसोर्सेज हैं कि वो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। मतलब ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि हम ये तो अचीव कर ही सकते हैं कि आपके पास सब कुछ है। ठीक है ना, मान लो हम एक छोटी सी एग्जांपल चलें कि आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल है, ये पॉसिबल है अचीव करना, लेकिन हम ये सोचें कि हमें एक ऐसे टीचर मिल जाए जो हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दें, मतलब 5 सब्जेक्ट्स आपके पढ़ा दें, तो वो जो होता है वो पॉसिबल नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंसी है। मतलब आप बिल्कुल भी किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं हो, आप सारी प्रोडक्शन अपने आप कर रहे हो, आपको जरूरत ही नहीं है, तो आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी बन के रह गए, यू आर नॉट डीलिंग विद एनी अदर कंट्री, तो वहां पे हम कहेंगे आप सेल्फ सफिशिएंट हो।
and this is not possible and this is even not desirable. It should not be like this कि आपकी इकोनॉमी सिर्फ अपने पे रहे, अपने पास सारे रिसोर्सेज होना, दैट इज डिजायरेबल. हमारे पास सब है, अगर किसी ने हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की तो तू निकल, हम कर लेंगे खुद अपना, दैट इज गुड. ये एटीट्यूड तो जरूरी है. तो सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना. अगर आपके पास बुक्स नहीं है, आप सोचो कि एक बुक तू ले ले, एक तू ले ले, एक तू ले ले, एक तू ले ले, हम 5 दोस्त हैं, हम पांचों ने एक सब्जेक्ट का पूरा स्टडी मटेरियल रख लिया और एक दूसरे से लेके पढ़ रहे हैं. लेकिन अगर किसी दोस्त ने एटीट्यूड दिखा दिया, नहीं भाई मैं नहीं दे सकता, तो तू रख अपने पास, मेरे पास भी है मेरा, ठीक है. बट अगर हमको ऐसा लगता है कि हाँ हम ग्रुप स्टडी करके एक दूसरे को बहुत अच्छे से पढ़ा के उसे बेटर कर सकते हैं, तो दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट डिजायरेबल. सेम विद एन इकोनॉमी कि दैट इज गुड, सेल्फ सफिशिएंट होना इज नॉट डिजायरेबल, ऑल्दो दिस इज गुड, बट पॉसिबल भी नहीं है. तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. फिर हमारा लास्ट गोल आ जाता है इक्विटी. इक्विटी हमें कहते हैं कि हमने ग्रोथ की, हमने मॉडर्नाइजेशन ले लिया, हमने सेल्फ रिलायंस ले लिया, लेकिन कोई भी इकोनॉमी में अगर इक्विटी नहीं है, अब यहाँ पे इक्विटी का मतलब क्या हुआ? इक्विटी का मतलब हुआ नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, कलर, रिलीजन, इनके बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. मतलब एवरी इंडियन शुड हैव बेसिक हाउस, बेसिक फूड, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो, यानी कि हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ, फूड, शेल्टर, ये सब होना चाहिए, ये बेसिक नीड है. तो दिस इज कॉल्ड इक्विटी. तो ऐसे ही एक बार एक क्वेश्चन मैंने दिया था, इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, अब वो गवर्नमेंट के पार्ट पर हो रहा है कि गवर्नमेंट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रही है. गवर्नमेंट टैक्सेस दे रही है, दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड इट, उनको वो सब्सिडाइज्ड रेट पे दे रही है, सब्सिडी दे रही है या फ्री भी दे रही है, यानी कि वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज. इक्विटी का मतलब ये है कि सबके पास होना चाहिए, ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो हम टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर लें, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड, तो वो इक्विटी हो गया. अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं कि एग्रीकल्चरल 1950 के बाद एग्रीकल्चरल पे क्या इम्पैक्ट आया. तो एक तो लैंड रिफॉर्म्स आए, क्या था, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया. लैंड रिफॉर्म्स आए, इंटरमीडिएटरीज को खत्म कर दिया गया, और उनको खत्म करके जो काम कर रहे थे लैंड पे, उन्हीं लोगों को वो लैंड दे दी गई. तो लैंड रिफॉर्म्स में उन्होंने इक्विटी इन एग्रीकल्चर, होता क्या था कि हमारे यहाँ जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है फूड, उसके लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए पे भी डिपेंड थे, क्योंकि हमारे यहाँ फूड की बहुत ही प्रोडक्टिविटी कम थी, क्योंकि बहुत सारे वो कमर्शलाइजेशन की वजह से ब्रिटिशर्स में हमारे यहाँ की जो सॉइल थी वो भी खराब हुई थी, और जमींदारी सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन बहुत था किसानों का. तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो लैंड होल्डिंग्स की ओनरशिप में चेंज करो, इंटरमीडिएटरीज को अबॉलिश करो और मेक द टेलर्स द रियल ओनर्स ऑफ द लैंड. तो उन्होंने ये किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए, कि लैंड में कल्टीवेशन अच्छा हो, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, तो उनको उसके लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए. लैंड सीलिंग लगा दी. लैंड सीलिंग का मतलब कि इससे ज़्यादा लैंड किसी के पास नहीं होगी. तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर खत्म हो गया. तो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज हुई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप वो रिमूव गई लैंड सीलिंग के थ्रू, और उसकी वजह से कम 200 लाख टेनेंट्स ऐसे थे जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में आए और उन्होंने ओनरशिप ले ली. ठीक है. तो हालांकि ये इसमें काफ़ी सारी धांधलेबाजी भी हुई थी, तो हुआ ये था, हाँ लूप होल्स आ गए थे. उन लूप होल्स में क्या किया, मैं जमींदार हूँ, मेरे 10 रिश्तेदार हैं, मेरी ज़मीन को मैंने इन 10 रिश्तेदारों के नाम पे करवा दिया. वो बेचारों को पता भी नहीं है, ये ऐसे किसान जो कि अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, उन तक तो ये खबरें ही नहीं है, तो उनके नाम करा दिया. अब वो अभी भी उतना ही अपनी ही ज़मीन पे, उन्हें पता नहीं है कि मेरी ज़मीन है, और वो उस पर काम कर रहे हैं एज टेनेंट, एज मजदूर.
तो ये जमींदार ने खेल खेल लिया था, तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर भी लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए केरला में और वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत कमिटेड थी। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन से स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए, तो हम क्या कहेंगे? केरला और वेस्ट बंगाल। और इसका रीज़न क्या था? स्टेट। अब अगर तुमसे ये चीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में पूछ ली जाए, क्योंकि सब सब्जेक्ट्स आपस में लिंक्ड होते हैं, कि बिजनेस स्टडीज के पेपर में आ जाए कि लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज देयर स्टेट गवर्नमेंट्स वर कमिटेड। अब क्या होगा? बच्चे सोचेंगे ओहो इकोनॉमिक्स से पेपर, जिनको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पता है वो सोचेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर की लाइन थी, बिजनेस स्टडीज में कहाँ से आ गई? तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है, कौन सा होगा? पॉलिटिकल, स्टेट गवर्नमेंट कमिटेड है, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्योंकि हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चरल से काफ़ी माइग्रेशन होने लगा था, फिर भी 75% ऑफ पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चरल पे बेस थी। उसके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन आया। ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए था कि हमारे पास लैंड लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उतने में ही हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये दो फेजेस में आए। कौन से दो फेजेस में आए? 1960s में और एक 1970s मिड 1960s और मिड 1970s में आए। तो ये वाले मिड, हाँ मतलब दो फेज रहे, एक तो 1970s 60 से 70s का और 70s से 80s का, ठीक है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आए। तो फर्स्ट फेज में तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था और ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि फर्स्ट फेज में ये सिर्फ पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फर्स्ट फेज में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स थे जिन पे इसका इम्पैक्ट आया था, ठीक है। और सिर्फ वीट ग्रोइंग, वीट पे ही इसका इम्पैक्ट आया था, राइस पे नहीं था, सबसे ज़्यादा वीट पे था, ठीक है ना। उसके बाद ये आया सेकेंड फेज। मतलब इसमें फर्स्ट फेज में बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, हाँ, तो इस पेस्ट अटैक्स हो जाते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा वाटर फैसिलिटीज़ चाहिए, तो हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई कि प्रॉपर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो बहुत कॉस्टली है। ये सारी प्रॉब्लम्स फर्स्ट फेज में आई। फिर इन प्रॉब्लम्स को ठीक किया गया और इन प्रॉब्लम्स को ठीक करके फिर सेकंड फेज लाए गए। सेकंड फेज में जब लाए तो इस टेक्नोलॉजी को इतना स्प्रेड किया कि इंडिया में ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में गया, एडॉप्शन भी हुई इसकी बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारी और क्रॉप्स में भी सक्सेसफुल हुआ। एंड फाइनली जो हमारी यूएसए पे फूड इंपोर्ट करने की डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो गई और हम उससे शिफ्ट होके सरप्लस में आ गए, मार्केट सरप्लस में आ गए। मार्केट सरप्लस क्या होता है? फ्यूचर में सेव कर सकते हैं। मार्केट सरप्लस का मतलब हुआ कि हाँ, जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट तो वो अपने पास रख लेते हैं फॉर फैमिली कंजम्पशन एंड बाकी का जो सेल्फ सब्सिस्टेंस, मतलब सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग होती थी, वो फार्मिंग सेल्फ सब्सिस्टेंस से हटकर अब वो मार्केट में भी आ गई। और सिर्फ मार्केट में ही नहीं आई, खुशी की बात ये है कि एक्सपोर्ट भी करने लग गए थे हम। मतलब कहाँ तो हम फूड इंपोर्ट कर रहे थे, कहाँ अब एक्सपोर्ट वाली पोजीशन पे आ गए। लो इनकम ग्रुप के पास भी फूड पहुंचने लगा, वरना उनके पास फूड नहीं पहुंच सकता था। तो गवर्नमेंट ने इसमें बफर स्टॉक क्रिएट करना शुरू किया। बफर स्टॉक इसलिए क्रिएट किया क्योंकि बफर स्टॉक की वजह से प्राइस स्टेबिलिटी आ गई। भाई अब कोई आइटम पूरे साल अवेलेबल हो रही है, वरना जो ग्रोइंग रीजन था या तो वहां तक रिस्ट्रिक्टेड थी और या फिर जो ग्रोइंग सीजन था उसी सीजन तक रिस्ट्रिक्टेड थी। तो एक तरह से हमने रीजनल डिस्पैरिटी को भी खत्म किया। अब बहुत सारे रीजन तक पहुंचने लग गई और सीजनल डिस्पैरिटी को भी ठीक किया। सीजनल डिस्पैरिटी भी
खत्म हो गई। ठीक है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा हुआ था। बड़े फार्मर्स को बहुत बेनिफिट हुआ, तो इसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई बड़े फार्मर्स को ही फायदा हो रहा है, जो बड़े फार्मर्स है वो तो सब कुछ कर रहे हैं, स्मॉल फार्मर्स कैसे करेंगे? क्योंकि स्मॉल फार्मर्स तो अगर करते हैं तो उनके पास तो इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है, और इसमें तो वाटर भी बहुत चाहिए, और इतना सब कुछ हमारे पास तो नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। गवर्नमेंट ने पहले तो रिसर्च इस तरह से की कि जो पेस्ट अटैक वाली प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया। ठीक है, काफ़ी रिसर्च के बाद स्मॉल फार्मर्स तक भी पहुंचे, और जो स्मॉल फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे देना शुरू किया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए जो रेगुलर कंटिन्यूअसली चेक करते रहे कि इनके पेस्ट अटैक्स को हमें कैसे ठीक करना है, एंड दे अकम्प्लिश्ड इट, एंड सब्सिडीज मिली। अब सब्सिडीज मिली तो वही वाली बात है, हर चीज़ में कुछ अच्छा करने चलते तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़े मचती हैं। ये तो क्या कहते हैं, जीवन का एक नियम है, हम कुछ अच्छा करने जाएंगे, पता लगेगा कुछ और गड़बड़ हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम कुछ अच्छा करना छोड़ देंगे। कोशिश तो फिर भी हमेशा अच्छा करने की करेंगे ही ना। तो अब इसमें क्या हुआ, अच्छा तो ये हुआ कि स्मॉल फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड रेट पे सामान मिलने लगा, स्मॉल फार्मर्स भी खुश रहने लगे, उनके जीवन में भी बाहर आ गई। ठीक है, उनको एजुकेशन भी, वो उन्होंने एजुकेट भी किया। ठीक है, और इससे एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे भी पड़ा, क्योंकि अब कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और तुम लोगों ने देखा होगा कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के तो बेनिफिट्स होते ही हैं। तो अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स हुए तो वो जो हाई प्राइस था वो भी कम हो गया। तो एक तरह से पूरा सर्कल, ये अच्छा वाला सर्कल चल रहा था। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी खुश हो गई, उसको भी बेनिफिट मिलने लग गया लार्ज स्केल प्रोडक्शन का, और उससे फिर स्मॉल फार्मर भी प्रॉस्परस होने लग गए। तो अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो बहुत अच्छा हमें दिख गया। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये आई कि अभी भी जो टारगेट लोग थे वहां तक अभी भी नहीं पहुंचा था। ये जो चालाक फार्मर्स थे ना, बड़े बड़े, उन्होंने अभी भी कुछ इस तरह की गुंडी घुमाई कि उन तक ही बेनिफिट पहुंच रहे थे। तो इसको क्रिटिसिज्म मिलने लग गया कि भाई जरूरत क्या है, क्यों करना है सब्सिडी? गवर्नमेंट अपने फंड्स भी दे रही है, लेकिन उससे अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है तो व्हाट इज द पॉइंट? गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को वेस्ट क्यों कर रही है ऐसे लोगों पे? इससे अच्छा तो ये कहीं और करे। तो इसलिए सब्सिडीज को अबॉलिश कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन ही निकाला गया कि नहीं, हम इस सिस्टम को और बेटर करें कि टारगेट कस्टमर तक, टारगेट फार्मर्स तक पहुंच सके, और पॉलिसी को थोड़ा करेक्ट करें, सिस्टम को थोड़ा ठीक करें, जिससे कि लार्ज ग्रुप उसका बेनिफिट ले पाए। और इसके लिए हमारे पास फिर जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए वो भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। फिर 1960 में Indian agricultural productivity had increased sufficiently to enable the country to be self-sufficient. अब यहाँ पे हमें सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी था। समझ रहे हो, हर सेगमेंट के हिसाब से बात हो रही है। फूड के कॉन्सेप्ट में सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी था, एंड हमारी जो इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, एक ये भी बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो ये सारी बातें आई, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा। टोटल ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में चेंज नहीं आया, बट फिर भी अगर हम कहें एग्रीकल्चरल पे पहले हमारी, क्योंकि लोग शिफ्ट तो होने ही लग गए थे, जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो बढ़ाई, लेकिन जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी उसमें कम हो गया। मतलब वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में कम हो गई, जहां हमारी टोटल पॉपुलेशन का 67.5% एग्रीकल्चरल में काम कर रहा था, वो 64.9% पर आ गया। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत सारी पॉलिसीज हमारी फेल भी हुई थी, करप्शन भी थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट ऐसा नहीं था कि 100% फेल हुई थी। काफ़ी हद तक अचीव किया, काफ़ी हद तक फेल हुए। ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज की बात जब हम करते हैं तो हमने ये कहा कि वैसे तो 1907 से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो तो ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इंडिया में जो मोस्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंडस्ट्रीज थी वो थी जूट की इंडस्ट्री।
ठीक है, जूट इंडस्ट्री बहुत थी और दूसरी थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जूट के अलावा यानी कि कॉटन टेक्सटाइल्स के अलावा जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो थी आयरन एंड स्टील, जमशेदपुर में और कोलकाता में थी। ठीक है, ये सब नाम पता रहने चाहिए। जमशेदपुर टाटा पता है ना, कल भी तो डिस्कशन हो रही थी। हाँ, जमशेदपुर टाटा तो जमशेदपुर एंड कोलकाता में हुई थी, तो वो भी हमारे यहाँ बहुत था, उसके लिए भी काफ़ी एक्सपेंशन हुई। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की पार्टनरशिप भी आपस में हुई कि हम दोनों मिलके, हाँ जी टिस्को भी थी। पृथ्वी तो हमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताता रहता है बीच बीच में। थैंक यू पृथ्वी। बस वीडियो नहीं ऑन रखता है लड़का अपनी। चलो ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हुई। उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उन्होंने कहा भी कि अब कुछ सेक्टर्स होंगे जो पब्लिक के लिए रहेंगे, कुछ प्राइवेट के लिए रहेंगे। पब्लिक के लिए मतलब आम जनता के लिए नहीं, पब्लिक के लिए मतलब सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। और इसी कंटेक्स्ट में फिर आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 आ गया। आईपीआर में क्या बोला? आईपीआर ने कहा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में आईपीआर बेसिकली आया। अच्छा, इसमें एक ये भी बता देती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट प्लान था ना वो कम्प्लीटली फेल हो गया था, बहुत ही ज़्यादा रायता फैल गया था। तो उसमें फिर हमारे पीसी महालनोबिस आए, पीसी महालनोबिस, जिन्हें हम कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ प्लान। जो भी हमारे प्लान्स आगे बने 5 ईयर प्लान्स, वो पीसी महालनोबिस की दया, कृपा और छत्र छाया में रहे, और इन्हें इसीलिए आर्किटेक्ट कहा जाता है प्लानिंग कमीशन के लिए। तो इनके बाद इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट करवाया, और उसके बाद हमारे प्लान्स काफ़ी अपने ऑब्जेक्टिव्स 100% तो नहीं अचीव कर पाए, लेकिन हाँ काफ़ी अचीव कर पाए थे। ठीक है, तो आईपीआर 1956 क्या कहती है? आईपीआर 1956 ने कहा कि हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगी। एक फर्स्ट कैटेगरी होगी। फर्स्ट कैटेगरी किससे बिलोंग करेगी? इंडस्ट्री जो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के लिए होंगी। सेकेंड कैटेगरी किसके लिए होगी? जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करेगा पब्लिक सेक्टर को, मतलब प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करेगा। ठीक है, और थर्ड किसके लिए होंगी? जो पूरी तरह से प्राइवेट पे होगा। तो फर्स्ट एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर, सेकेंड प्राइवेट सेक्टर बट जस्ट टू असिस्ट सप्लीमेंट पब्लिक सेक्टर, एंड थर्ड जो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से 3 कैटेगरीज हमने यहाँ पे बना दी। और फिर ये भी, लेकिन जो ये प्राइवेट सेक्टर है इसको कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट करेगी। मतलब कोई भी नई इंडस्ट्री बिना लाइसेंस के नहीं होगी। अगर आपको ने लाइसेंस ले लिया तो आपको अगर उसमें एक्सपैंड करना है या आपको उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं तो आपको लाइसेंस में फिर से रिन्यू कराना होगा। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आपको हर चीज़ को सब्सिडाइज रेट पे मिलेगी। ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? रीजनल इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि बैकवर्ड एरियाज में भी मॉडर्नाइजेशन ग्रोथ आ पाए, सेल्फ रिलायंस आ पाए, और वहाँ से लोग माइग्रेट होके अर्बन एरियाज में नहीं आए। अदरवाइज अर्बन एरियाज में बहुत स्ट्रेस आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो इम्पोर्टेंट है, 1955 में कार्बे कमेटी बनी, जो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी को भी कहते हैं इसका नाम। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को ग्रो कराना, ये इनका मेन मकसद था। तो 1950 में जब हमारी प्लानिंग शुरू हुई तो बात तो यहीं से शुरू हुई थी कि रूरल डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को 1955 में इस कमेटी के थ्रू एक रिकॉग्निशन मिली, और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एरिया में आती है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होंगी? जो कि उस समय पे ये डिसाइड किया गया था, उस समय पे कि 5 लाख रुपीस तक की जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है असेट्स में, वो हमारे लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं। ऑल्दो आज की डेट में इस लिमिट को बढ़ा के अब 1 करोड़ कर दिया गया है।
ठीक है, तो एक ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिस पे हमने काफ़ी बातें की, थोड़ा सा और यहाँ पे बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये है कि टू रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, तो इस पॉलिसी में हमने क्या किया, इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया, डोमेस्टिक फर्म्स को प्रोटेक्ट किया, हमने कोटास लगाए कि कोटास मतलब क्वांटिटी फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। आपने टैरिफ भी बढ़ा दिए जिससे कि आप इंपोर्ट करोगे तो उस पर टैरिफ बहुत ज़्यादा लगेगा। सारा कहानी इसी पे चल रही थी कि किस तरह से इंपोर्ट को कम किया जाए, एक्सपेंसिव कर दिया जाए। और इसका इम्पैक्ट आया ही था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी हुई, जहां 1950-51 में टोटल जीडीपी में 13% हमारा था कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वहां 1991 में 24.6% आ गया था। तो ये जो हमारी ग्रोथ हुई, ये ग्रोथ हमारे लिए सिग्निफिकेंट थी, ऑल्दो बहुत अच्छी नहीं थी पर ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए तो ये पीरियड थोड़ा कमेंडेबल रहा ही है। क्यों कमेंडेबल रहा है? क्योंकि चाहे हमारी कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री, क्योंकि जब डिवीजन हुआ तो वो चली गई दूसरे कंट्रीज में, इंडिया से बाहर निकल गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो बाकी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चल ही रहा था मामला। और पूरा सर्विस सेक्टर भी बहुत अच्छा ग्रो कर गया था। सर्विस सेक्टर कैसे? जैसे कि पहले टेलीफोन सबके घरों में नहीं होते थे, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होते थे, फिर धीरे धीरे टेलीफोन सेक्टर भी आ गया। ठीक है, कुछ ऐसे आइटम्स थी जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन का एग्जांपल लेते हैं तो वो पब्लिक सेक्टर के लिए था। तो एक मॉडर्न ब्रेड इंडस्ट्री भी एस्टैब्लिश हुई थी। मॉडर्न ब्रेड एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो तुमने तो शायद नहीं सुनी होगी क्योंकि अब तो नहीं है ये, लेकिन हमने बचपन में मॉडर्न ब्रेड बहुत खाई है, स्वाद भी बड़ी होती थी। आजकल तो सारी ब्रेड एक जैसी है, तब तो पता लगता था स्वाद का। फिर 2001 में ये मॉडर्न ब्रेड की जो इंडस्ट्री थी ये 2001 में सेल कर दी थी। बड़ा रोना आया था हमें कि मॉडर्न ब्रेड बंद हो गई है। तो चलो मॉडर्न ब्रेड जो थी वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट का ये भी होने लग गया था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि पब्लिक सेक्टर में काम तो कर रही थी लेकिन प्रॉफिट्स नहीं दे रही थी। तो ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो गया था अब कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे पब्लिक सेक्टर काम अकेले करे और ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिस पे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक सेक्टर में रेगुलरली बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया था। हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना, उससे काम बहुत डिले होने लग गए थे। ठीक है ना, लॉस मेकिंग फर्म्स इतनी सारी थी कि वो लॉस मेकिंग फर्म्स की वजह से जो प्रॉफिट वाली फर्म्स थी उनको भी नुकसान हो रहा था, मतलब उनका प्रॉफिट भी कॉम्पेंसेट उधर चला जा रहा था ना। ठीक है, और इतना लाइसेंसिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइसेंसिंग पॉलिसी थी जिसको हम परमिट लाइसेंस राज कहते हैं, कि काफ़ी टाइम, काफ़ी महीने, दिन, साल तो लाइसेंस ऑब्टेन करने में लग जाते थे। तो प्रोडक्ट को कब इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव करेंगे। हमने इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन तो लगा दी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा तो नहीं थी कि वो सबके लिए हो पाए। मतलब ठीक है, फूड ग्रेन्स पे हमने एक चीज़ पे काम किया, लेकिन स्टिल इतनी तो नहीं थी कि सब पे काम हो पाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से हम लोग कोशिश तो अच्छा करने की कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो हो नहीं पा रहा था। मतलब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम सेल्फ सफिशिएंट भी हों, सेल्फ रिलायंट भी हों, हम मॉडर्नाइज भी हों, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी करें, हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू कर दी, हमने सब कुछ किया, लेकिन उन सब के बावजूद करप्शन कह लो या जो भी रीजंस थे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, हमारा रीजन बहुत बड़ा है, कि हमारा ये सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर नहीं पाया, बड़ी सारी प्रॉब्लम आई।
और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आई कि हमारे पास जो हमारा फॉरेन रिजर्व्स थे, ऑफिशियल रिजर्व्स थे, वो भी ख़त्म होने लग गए और हमारे पास पैसे भी बहुत कम थे खर्च के लिए। तो ऐसे में अब बाहर की हेल्प चाहिए। अब वही वाली बात है कि हम करेंगे तो अपनी शर्तों पे, लेकिन हमें थोड़ा तो, अगर हम किसी के साथ हेल्प ले रहे हैं तो हमें उसकी भी थोड़ी तो सुननी पड़ेगी। हम ये कहेंगे हम सुनेंगे तो नहीं तुम्हारे, लेकिन हमें पैसे दे दो। अब मैं तुमसे अगर पैसे मांगूंगी तो मुझे 1 लाख रुपए दे दे, तो भैया पूछोगे तो सही ना कि क्यों चाहिए। मैं कहूँ उसे पूछो भी मत, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जो हमारा अगला चैप्टर है। ठीक है, इसमें एक चीज मैं बीच में तुम्हें बताना भूल गई थी कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स और प्लान ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, जो मैंने कहा था ना, पर्सपेक्टिव प्लान्स, और प्लान ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे 5 ईयर प्लान है, शॉर्ट पीरियड यानी कि 5 ईयर्स तक के, 1 to 5 ईयर्स। बीच में कुछ एक टाइम ऐसा भी आया था जब हमारे एनुअल प्लान्स भी बने थे, 3 एनुअल प्लान्स भी बने थे। ठीक है, फिर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स कॉमन टू ऑल, सबके लिए है, जबकि ये वेरी करता है प्लान टू प्लान। ब्रॉड है, ये प्रिसाइज्ड है, ये तो ब्रॉड है, बहुत बड़े बड़े बन गए, अब उनके बेसिस पे ये बन गए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस की मतलब कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में कैसे चेंजेस रहेंगे, जिससे हमने देखा कि हमारा प्राइमरी से शिफ्ट होकर रिसोर्सेज सेकेंडरी एंड टर्शियरी पर आ गए। और अभी हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो किया था, जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया, जबकि हमारा जो प्लान ऑब्जेक्टिव्स है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस पे काम करते हैं कि भाई हमारी रोड्स बन जाएं, हमारी जो एजुकेशन है वो कितने लोगों तक पहुंच रही है, लिटरेसी रेट कितना बढ़ रहा है, मोर्टेलिटी रेट में क्या हमारी इम्प्रूवमेंट आ रही है, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब बातों पे जो बात हो रही है वो हम सारा प्लान ऑब्जेक्टिव से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरियस प्लान ऑब्जेक्टिव्स बन के हमारा कंबाइंडली फिर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स में बनते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स बना के उसके अंडर में हम स्मॉल प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 2 फिनिश हुआ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट नोटिफिकेशंस। कृत्यु, तुम तो सबसे ज्यादा मेरा चैनल देखते हो, तुम कमेंट भी कर दिया करो कभी कभी। क्लास में तो कर ही रहा हूं, क्लास के कमेंट नहीं, यूट्यूब चैनल के कमेंट्स चाहिए। तब से इतनी देर से कमेंट कर रहा है, इतनी देर से, और ये देखो कितने सारे थम्स अप भेज रही है लड़की, ये भगवान। चलो ठीक है।